हेलो एवरीवन। बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 में नई वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें 12,199 पदों पर नई भर्ती आई है। तो अब इस एग्ज़ाम को देने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। तो प्रीवियस ईयर के लिए जो हमारे पास सबसे बेस्ट बुक होने वाला है वो है किरण पब्लिकेशन का बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा प्रैक्टिस वर्कबुक। इसमें टोटल 30 सेट दिए गए हैं, जिसमें जो 25 है वो मॉडल क्वेश्चन पेपर है इस बुक के अंदर, और जो 5 हैं वो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं। तो इस वीडियो में हमारा काम होगा कि जो 2017 में जो क्वेश्चन आए थे इस बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा में, उस पूरे क्वेश्चन पेपर को ध्यान से समझना। तो एक वीडियो में तो उस पूरे को कंप्लीट करना मुश्किल होगा, तो इस पूरे वीडियो को 2 पार्ट में हमने किया। सबसे पहला पार्ट जो होगा हमारा, उसमें जितने भी सामान्य अध्ययन के यानी कि जीके के जितने क्वेश्चन होंगे पहले उसे देख लेंगे। और आप जानते होंगे कि जो बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम है उसमें टोटल 50 क्वेश्चन जीके जीएस से आते हैं, ठीक है। उसके बाद 50 क्वेश्चन हमारा होता है जो आप कह सकते हो मैथ और साइंस से, और वहीं पर जो अगला 50 क्वेश्चन होता है वो आपका रीजनिंग से होता है। तो 50 हो गया आपका जीके जीएस, 50 आपका मैथ्स और साइंस, और 50 जो होगा 50 क्वेश्चन वो आपका हो जाएगा रीजनिंग से, ठीक है। तो इस पूरे लेक्चर में जो सामान्य अध्ययन है यानी कि जीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर को। दूसरी बात, अगर आप इस बुक को देखेंगे, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इस बुक को, तो देखेंगे कि बुक आपका कुछ इस तरीके का होगा, किरण पब्लिकेशन का बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा प्रैक्टिस वर्कबुक। तो अब इसके पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 2017 के क्वेश्चन का, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीक में स्तूप इसका प्रतीक है। ऑप्शन 1 मृत्यु, ऑप्शन 2 पहला उपदेश, ऑप्शन 3 जन्म, और ऑप्शन 4 गृह त्याग। आप जानते होंगे इसका आंसर, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप समझ लीजिए। देखिए बुद्ध में जो अलग अलग है, जैसे जब जन्म होता है बुद्ध भगवान का तो उनका प्रतीक अलग है, गृह त्याग जब करते हैं तो उसे अलग, उसका प्रतीक अलग है, जब ज्ञान देते हैं तो उसका प्रतीक अलग है, प्रथम उपदेश का और मृत्यु का। तो जो बुद्ध का जन्म है उसका प्रतीक है कमल और बैल, जो गृह त्याग है उसका प्रतीक है घोड़ा, जो ज्ञान है उसका प्रतीक है बोधि वृक्ष, और वहीं पर जो आप कह सकते हो प्रथम उपदेश है उसका प्रतीक है चक्र, और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। तो यहाँ पर जो स्तूप है ये किस चीज का प्रतीक है, ये है मृत्यु का, ठीक है। तो मृत्यु जो है उसका प्रतीक होगा स्तूप, आंसर 1 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। गुप्त वंश का अंतिम शासक था। पहला है पुरुगुप्त, दूसरा ऑप्शन है विष्णुगुप्त, तीसरा ऑप्शन है स्कंदगुप्त, और चौथा ऑप्शन है कुमारगुप्त, ठीक है। तो जो गुप्त वंश थे उसका अंतिम शासक कौन था? एक बात याद रखना है, जो गुप्त वंश के सबसे कम महत्व वाले ज्ञात शासकों में से एक विष्णुगुप्त को सामान्यतः गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक माना जाता है, याद रखेंगे। दूसरी बात, जो आप कह सकते हैं जो विष्णुगुप्त है, ठीक है, वो विष्णुगुप्त कुमारगुप्त तृतीय का पुत्र है और नरसिंहगुप्त का पौत्र था। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा दूसरा ऑप्शन विष्णुगुप्त। चलिए अब तीसरे नंबर पे चलते हैं। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? ऑप्शन 1 हुमायूं, ऑप्शन 2 बाबर, ऑप्शन 3 जहांगीर, और ऑप्शन 4 अकबर। तो दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर किसने बाहर कर दिया था? तो ध्यान देने वाली बात है, अकबर ने 1574 ईस्वी में दाऊद खान करानी को पटना और हाजीपुर से खदेड़ने के लिए व्यक्तिगत रूप से बिहार में अभियान किया था, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? अकबर हो जाएगा। और कब किया था ये अभियान? तो 1574 में। किससे किया था? तो दाऊद खान करानी को। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 4 क्या है? अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? ऑप्शन 1 7, ऑप्शन 2 9, ऑप्शन 3 100, या ऑप्शन 4 24। तो आपको ये बताना है कि आपके अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे। तो ध्यान रखेंगे, अकबर के राज दरबार में 9 विद्वान थे, ठीक है, जिन्हें 9 रत्न या नवरत्नों के रूप में जाना जाता था। तो
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 9 रत्न। और ये जो 9 रत्न थे इनके नाम है कुछ: अब्दुल फजल, फैजी, मियाँ तानसेन, राजा बिरबल, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, उसके बाद अब्दुल रहीम खान ए खाना, फ़कीर अजीउद्दीन और मिर्जा अजीज कोका। तो टोटल 9 ऐसे रत्न थे, 9 विद्वान थे अकबर के दरबार में जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? ऑप्शन 1 कोचीन, ऑप्शन 2 मद्रास, ऑप्शन 3 बंबई और ऑप्शन 4 पटना। ठीक है, तो गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज को। भारत के प्रथम पुर्तगाली वाइसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीरा ने कोचीन में अपना मुख्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा कोचीन। ठीक है, किसने स्थापित की थी? तो वो थे प्रथम पुर्तगाली वाइसराय जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन 1 अमृतसर, दूसरा लाहौर, तीसरा तलवंडी और चौथा देहरादून। तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक गांव में हुआ था। ठीक है, अब इस गांव को ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं और ये कहां पर है अभी? तो पाकिस्तान के कराची के निकट स्थित है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा तलवंडी, ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहां भेज दिया था? बहादुर शाह द्वितीय को भेज दिया गया था ऑप्शन 1 रंगून, ऑप्शन 2 श्रीलंका, ऑप्शन 3 काला पानी, ऑप्शन 4 नेपाल। ठीक है, तो देखिए एक चीज ध्यान देना होगा कि 1857 के विद्रोह में शामिल होने तथा अवैध न्यायालय द्वारा षड्यंत्र रचने का दोषी पाए जाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने बहादुर शाह द्वितीय को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण वाले क्षेत्र यानी कि बर्मा के रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। ठीक है, और वहीं पर 1862 के कारावास में बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। तो इसे कहाँ भेजा गया? तो बर्मा के रंगून में। ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, अभिज्ञानम शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? अभिज्ञानम शकुंतलम का ऑप्शन 1 नेहरू, ऑप्शन 2 चेतन भगत, ऑप्शन 3 वॉरेन हास्टिंग, ऑप्शन 4 जॉन निकोलसन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका ध्यान देने वाली बात है कि जो अभिज्ञान शकुंतलम है उसे लिखने वाले कौन थे? तो वो थे कालिदास। लेकिन ये जो अभिज्ञान शकुंतलम है इसे सर्वप्रथम 1789 ईस्वी में विलियम जोन्स ने अंग्रेजी में अनुवादित किया था। ठीक है, और इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसे अंग्रेजी में कहते हैं शकुंतला या फेटल रिंग नाम से भी जाना जाता है। तो अभिज्ञान शकुंतलम को प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो वो करने वाले थे विलियम जोन्स। तो ऑप्शन होगा हमारा, सबसे पहले करने वाले कौन थे? विलियम जोन्स। तो इसका आंसर जो इस ऑप्शन में दिया गया है वो गलत है। 2017 में जो ये क्वेश्चन पूछा गया था वो इसमें ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि वो करने वाले कौन थे? वो थे विलियम जोन्स, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 पे, अंग्रेजों ने भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वाइसराय कौन था? ठीक है, भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वाइसराय कौन था? ऑप्शन 1 है माउंटबेटन, वेवेल, इरविन, मिंटो। यानी कि जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे, ठीक है, तो उसमें एक पूर्व वाइसराय कौन था? तो उसमें जो एक पूर्व वाइसराय था वो था वेवेल। ध्यान देने वाली बात है कि भारत के जो अंतिम वाइसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और लॉर्ड माउंटबेटन से जो उससे पहले जो वाइसराय थे वो थे वेवेल। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, अगर अंतिम पूछते तो वो बोल दिया जाता माउंटबेटन, लेकिन पूछा जा रहा है कि अंतिम से एक पूर्व, आखिर से एक पूर्व, तो वो होगा वेवेल। चलिए अगले प्रश्न की ओर। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब शुरुआत हुई थी उसकी? ऑप्शन 1 1929, ऑप्शन 2 1917, ऑप्शन 3 1857 और ऑप्शन 4 1946। तो याद रखेंगे चंपारण सत्याग्रह 1917 में आरंभ किया गया था। तो इसका आंसर होगा
ऑप्शन 2। चंपारण सत्याग्रह के बारे में और भी बातें हैं, जैसे यह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था जिसमें उन्होंने 3 कठिया प्रणाली के अंतर्गत नील की खेती करने वाले किसानों के हित में आंदोलन आरंभ किया था। ठीक है, अब 3 कठिया प्रणाली क्या है? 3 कठिया प्रणाली के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें भाग पर जमींदार के लिए नील की खेती करनी पड़ती थी। ठीक है, तो और चंपारण सत्याग्रह अत्यंत सफल भी रहा था। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने शुरुआत की थी उसकी? तो ऑप्शन 1 मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 इंदिरा गांधी और ऑप्शन 4 राहुल गांधी। तो जो नेशनल हेराल्ड नाम की जो पुस्तक समाचार पत्र है, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो याद रखेंगे, नेशनल हेराल्ड की स्थापना 1938 ईस्वी में लखनऊ में निडर स्वतंत्रता सेनानी जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। ठीक है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो ये होगा आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? ठीक है, ऑप्शन 1 आक्रमणकारी, ऑप्शन 2 राजदूत, ऑप्शन 3 पुजारी या फिर ऑप्शन 4 मंत्री। तो मेगास्थनीज जानते होंगे सभी कि ये राजदूत बनकर आया था चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में। और इसके बारे में जान लेते हैं। मेगास्थनीज एक ग्रीक इतिहासकार था जो सेल्यूकस निकेटर के प्रतिनिधि या राजदूत के रूप में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत आया था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लगभग 5 वर्ष रहा। ठीक है, और एक और चीज जान लेते हैं, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक अपनी पुस्तक में भारत के वैभव और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का विवरण प्रस्तुत किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा होगा 13, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी? उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी? ऑप्शन 1 लाहौर, ऑप्शन 2 अमृतसर, ऑप्शन 3 पटना या ऑप्शन 4 अंबाला। ठीक है, तो उनकी शिक्षा आखिर हुई कहाँ पर थी? तो याद रखेंगे, इसका आंसर होगा अंबाला। और इसके बारे में जान लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह जब 6 वर्ष के थे तो उनकी गुरमुखी और फारसी भाषा की औपचारिक शिक्षा अंबाला के लखनऊ साहिब में आरंभ हुई थी। मुस्लिम संत आरिफ उद दीन उनसे मिलने वहां आए थे लखनऊ। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज को, क्या होगा? अंबाला। चलिए अगला प्रश्न है, अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते थे। अमजद अली खान किसको बजाने के लिए जानते थे? ऑप्शन 1 सरोद, ऑप्शन 2 सारंगी, ऑप्शन 3 सितार या ऑप्शन 4 तबला। तो इसका आंसर क्या होगा? सरोद इसका आंसर होगा। और इसके बारे में जान ले, अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं। ठीक है, जो सरोद बजाते हैं। तो और सरोद सितार के साथ साथ सरोद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अधिक लोकप्रिय और मुख्य वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न, एबेकस की खोज इस दौरान हुई। ऑप्शन 1 सांग सभ्यता काल, ऑप्शन 2 ईरानी सभ्यता काल, ऑप्शन 3 ग्रीक सभ्यता काल या ऑप्शन 4 रोमन सभ्यता काल। तो याद रखेंगे, जो सांग वंश है ना, सांग वंश के दौरान ही एबेकस की खोज हुई थी। तो ये होगा सांग सभ्यता काल। ठीक है, जो सांग वंश थे वो कहाँ से कब तक थे? वो थे 1750 से 1027, 1750 से लेकर के 1027 ईसा पूर्व तक थे। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट तक। उसके बाद चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? पहला इंग्लैंड, दूसरा ऑस्ट्रिया, तीसरा फ्रांस और चौथा चीन। ठीक है, तो जो 18वीं शताब्दी है जर्मनी पर उस समय किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 फ्रांस। फ्रांस ने 18वीं शताब्दी में जर्मनी पर शासन किया था। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? ऑप्शन 1 1/20, ऑप्शन 2 1/10, ऑप्शन 3 1/5 और ऑप्शन 4 1/33।
तो याद रखेंगे, कोरम जो है, कोरम सदन में किसी कार्य को शुरू करने से पूर्व सदन में उपस्थित सदस्यों की अनिवार्य न्यूनतम संख्या है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 1/10। 1/10 जो है वो मिनिमम कोरम के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? चार्ली हेब्डो जो है वो कहाँ से प्रकाशित होता है? ऑप्शन 1 लंदन, ऑप्शन 2 पेरिस, ऑप्शन 3 न्यूयॉर्क और ऑप्शन 4 बर्लिन। ठीक है, तो जो चार्ली हेब्डो है एक फ्रांसीसी व्यंग्यात्मक साप्ताहिक पत्रिका है जो कार्टून, रिपोर्ट, वाद विवाद और चुटकुले पर विशेष बल देता है। ठीक है, ये इस पत्रिका को पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। ध्यान रखेंगे, इसे कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? इसे पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, H1N1 इसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है H1N1? और पहला देखिए विषाणु, दूसरा जीवाणु, तीसरा कवक और चौथा कारण पता नहीं। तो जो H1N1 है ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप है। ठीक है, तो वायरस का सब टाइप है। यह 2009 में ह्यूमन इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू का सबसे सामान्य कारण था। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा जीवाणु। ठीक है, ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। यह एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन 2 वाराणसी, ऑप्शन 3 उदयपुर और ऑप्शन 4 दिल्ली। आखिर किस जगह पर किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको जयपुर। ठीक है, जयपुर में प्रत्येक वर्ष एक साहित्यिक समारोह आयोजित किया जाता है। आगे जानते हैं, जयपुर साहित्य उत्सव एक वार्षिक साहित्य उत्सव है जिसका आयोजन प्रत्येक वर्ष जनवरी में भारतीय शहर जयपुर में किया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। ठीक है, तो यह विश्व का सबसे बड़ा निःशुल्क साहित्य उत्सव भी है। याद रखेंगे इस चीज को। और साथ में इसे महान साहित्य उत्सव के रूप में भी वर्णित किया जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? ऑप्शन 1 कमल, ऑप्शन 2 पलाश, ऑप्शन 3 गेंदा और ऑप्शन 4 गुलाब। ठीक है, तो जो उत्तर प्रदेश है उसका राजकीय फूल है आपको इसका उत्तर हो जाएगा पलाश। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 बिहार और ऑप्शन 4 उड़ीसा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको, आंसर हो जाएगा 3 वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। ठीक है, और इसके बारे में और जान ले, वाल्मीकि राष्ट्रीय प्राणी उद्यान जो है ये बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। ठीक है, इसे वाल्मीकि बाग आरक्षित क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों का मिल कहाँ खोली गई थी? ऑप्शन 1 पानीपत, ऑप्शन 2 लुधियाना, ऑप्शन 3 कानपुर और ऑप्शन 4 आगरा। तो प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल किस जगह पर खोली गई थी? तो याद रखेंगे, भारत में ऊनी कपड़ों की पहली मिल 1876 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कानपुर। कौन से साल की गई थी? तो ये 1876 में सबसे पहली बार इस मिल की स्थापना की गई थी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? ठीक है, ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 6 और ऑप्शन 4 8। तो प्राकृतिक रेशम जो है उसकी कितनी मुख्य किस्में हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 ऐसे मुख्य किस्में हैं प्राकृतिक रेशम की। ठीक है, इसमें कौन कौन सी है? एक होता है मलबेरी, दूसरा होता है टसर, तीसरा ईरी और चौथा मुगा। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। जो प्राकृतिक रेशम है वो कितने किस्में की पाई जाती है? तो वो है 4 प्रकार। 4 कौन कौन से? मलबेरी, टसर, ईरी और मुगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 लुधियाना, ऑप्शन 2 रोहतक, ऑप्शन 3 अमृतसर और ऑप्शन 4 दिल्ली। तो
पंजाब के अमृतसर में स्थित है जलियांवाला बाग। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? अमृतसर। ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। एक और चीज इसके बारे में जान लेते हैं। जो यह जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, चलिए अब अगले पे चलते हैं। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? ऑप्शन 1 इरूला, ऑप्शन 2 चांग, ऑप्शन 3 गारोस और ऑप्शन 4 खोंड। ठीक है, तो मुख्य जनजाति कौन सी है जो तमिलनाडु में पाई जाती है? तो वो होगा आपका इरूला। साथ ही इरूला के अलावा भी कई सारी जनजातियां हैं, जैसे मलयाली, टोडा, कुरुम्बा, पानिया, इरूला, ठीक है, कट्टू नाइकन, कानी, पालिकान, सालगर, केदार और वेदगार। ठीक है, ये सभी जनजाति है जो तमिलनाडु में पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 27वां। जरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन 1 बिहार, ऑप्शन 2 उड़ीसा, ऑप्शन 3 नागालैंड और ऑप्शन 4 अंडमान। ठीक है, तो जो जरवार जनजाति है वो आखिर कहाँ पाई जाती है? ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा अंडमान। अंडमान में जरवार जनजाति पाई जाती है। ठीक है, एक और चीज इसके बारे में जान लेते हैं। वर्तमान में इनकी अनुमानित संख्या जो है वो 250 से 400 है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की सर्वप्रथम वन जीव संरक्षण परियोजना का क्या नाम है? ऑप्शन 1 गीर, ऑप्शन 2 टाइगर, ऑप्शन 3 राइनो और ऑप्शन 4 हंगुल। तो सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना जो है इसका नाम क्या है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर आपने नाम सुना भी होगा, तो सुन लीजिए। 1973 में आरंभ की गई बाघ परियोजना भारत की सबसे पहली वन्य जीव संरक्षण परियोजना थी। ठीक है, और इस परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 इसी के तहत शुरुआत की गई थी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन 1 जनवरी 2015, ऑप्शन 2 जून 2015, ऑप्शन 3 जनवरी 2016, ऑप्शन 4 अगस्त 2015। तो जो नीति आयोग है, नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म जानते हैं क्या? नीति होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 2015। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन 1 बाबा रामदेव, ऑप्शन 2 बाबा आमटे, ऑप्शन 3 विनोबा भावे और ऑप्शन 4 अन्ना हजारे। तो जो पवनार आश्रम है, ठीक है, परम धाम आश्रम जो है उसी को पवनार आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, जो पवनार आश्रम है इसको जो दूसरा नाम है या दूसरे नाम से जानते हैं उसको बोला जाता है परम धाम आश्रम। जो परम धाम आश्रम है ना, परम धाम आश्रम, ये और आप कह सकते हो पवनार, दोनों को एक ही नाम से जानते हैं। तो इसकी स्थापना आखिर किसने की थी? इसकी स्थापना की थी विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने ही पवनार आश्रम या परमधाम आश्रम की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1934 ईस्वी में। ठीक है, 1934 में। किस जगह पर? तो वर्धा, महाराष्ट्र में एक जिला है वर्धा, उसी जगह पर इसकी स्थापना की थी। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद चलिए अब आगे की प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी थी? जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा, ऑप्शन 1 हिंदी, ऑप्शन 2 डोगरी, ऑप्शन 3 उर्दू और ऑप्शन 4 पंजाबी। ठीक है, तो जो जम्मू कश्मीर है उसकी शासकीय भाषा है उर्दू। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। एक और चीज समझिए, फारसी लिपि में लिखी उर्दू, ये जो उर्दू है वो किस लिपि में लिखी गई है? तो फारसी लिपि में। फारसी लिपि में लिखी गई उर्दू जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है। ठीक है, वहीं पर जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर मातृभाषा के रूप में उर्दू बोलने वाले जो आबादी है वो 1% से भी कम है। 1% से भी कम है तो शासकीय भाषा उर्दू,
किस लिपि की? तो फारसी लिपि की। लेकिन जो उर्दू बोलने वाली आबादी है वो 1% से भी कम है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जापान की संसद कहलाती है, जापान की जो संसद है वो क्या कहलाती है? एक ऑप्शन है कोर्टेस, ऑप्शन 2 है डाइट, ऑप्शन 3 सेजिम और ऑप्शन 4 है डेल। आखिर किस नाम से जानते हैं? तो याद रखेंगे, जो जापान की संसद है उसे नेशनल डाइट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, जापान की संसद का क्या नाम होता है? नेशनल डाइट। ठीक है, उसके बाद जो जापान है वहां पर भी 2 सदन है, एक लोअर हाउस है और दूसरा अपर हाउस। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, तो जो लोकसभा है उसका नाम होता है निचले सदन, निचले सदन जन प्रतिनिधि सदन और ऊपरी सदन पार्षद सदन से बना हुआ होता है। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, ठीक उसी तरीके से जापान में जो जापान की जो संसद है डाइट जिसको बोलते हैं नेशनल डाइट, वहां पर भी लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर बनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रियाल मुद्रा है इस देश की, जो रियाल है वो किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन 1 रोमानिया, ऑप्शन 2 पाकिस्तान, ऑप्शन 3 सऊदी अरब और ऑप्शन 4 अंगोला। इन सब में से कहाँ की मुद्रा है रियाल? ठीक है, याद रखेंगे, रियाल जो है वो सऊदी अरब की राष्ट्रीय मुद्रा है। रियाल क्या होगा? सऊदी अरब की राष्ट्रीय मुद्रा है। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए। भारतीय झंडे में चक्र का रंग है, ऑप्शन 1 नीला, ऑप्शन 2 लाल, ऑप्शन 3 केसरी और ऑप्शन 4 काला। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर बहुत आसान है, नीला। ठीक है, एक और चीज इसके बारे में जान लीजिए, जो भारतीय ध्वज है उसके चक्र का रंग तो गहरा नीला होगा ही। यह जो चक्र है धर्म चक्र के रूप में है, जो कानून के चक्र के महत्व को निर्दिष्ट करता है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? जो वंदे मातरम है इसे अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था? ऑप्शन 1 बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन 2 रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 3 अरबिंदो घोष और ऑप्शन 4 सत्यजीत रे। आखिर इन सब में से किसने किया था? तो जो वंदे मातरम है उसे अरबिंदो घोष ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चैत्र 1 प्रायः पड़ता है, किस दिन पड़ेगा चैत्र 1? ऑप्शन 1 जनवरी, ऑप्शन 2 1 अप्रैल, ऑप्शन 3 22 फरवरी और ऑप्शन 4 22 मार्च। ठीक है, तो जो चैत्र है 1 चैत्र वो पड़ता है 22 मार्च को। ठीक है, ये क्वेश्चन ल्यूसेंट से लिया गया है, सेम प्रश्न ल्यूसेंट बुक में भी दिया गया है। और चीज़ें आप लोग जान लें, जो आप कह सकते हैं 1 चैत्र जो है वो 22 मार्च को होता है ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। तो ये जो चैत्र है ये किस कैलेंडर का है? ये है शक, ठीक है, शक संवत से। और जो 22 मार्च है ये किस चीज़ से कहा जा रहा है? ये ग्रिगोरियन कैलेंडर। वैसे 1 बैसाख जो है वो होता है 21 अप्रैल, 1 ज्येष्ठ जो है वो होता है 22 मई, 1 आषाढ़ जो होता है वो होता है 22 जून, 1 श्रावण जो होता है वो होता है 23 जुलाई। तो इसी तरीके से आगे मंथ बढ़ता चला जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 37, सत्यमेव जयते यहां से लिया गया है। ऑप्शन 1 गीता, ऑप्शन 2 मुंडक उपनिषद, ऑप्शन 3 रामायण और ऑप्शन 4 मनुस्मृति। आखिर कहां से लिया गया है सत्यमेव जयते? तो जो सत्यमेव जयते है, ठीक है, वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते का मतलब क्या है? सदा सत्य की जीत होती है। ठीक है, यह एक मंत्र है जिसे प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथ मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब 38 में मार्च 1916 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइश यानी कि ट्रायल यात्रा दिल्ली से इस शहर के मध्य की गई थी। जो गतिमान एक्सप्रेस है 2016 में वो किस किस के बीच शुरुआत की गई थी? तो ये जो है दिल्ली से लेकर के आगरा के बीच में शुरुआत की गई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, उसके बाद चलिए अगले प्रश्न पे। किसका उपनाम द वॉल है? एक ऑप्शन 1 है शोएब अख्तर, ऑप्शन 2 है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन 3 कपिल देव और ऑप्शन 4 राहुल द्रविड़।
तो द वॉल उपनाम जो है ये किसे दिया गया, ये दिया गया था राहुल द्रविड़ को। ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है वो किस जगह पर स्थित है? ऑप्शन 1 स्विट्जरलैंड, ऑप्शन 2 यूके, ऑप्शन 3 ऑस्ट्रिया और ऑप्शन 4 है स्वीडन। तो जो रेड क्रॉस है उसका मुख्यालय किस जगह पर स्थित है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। एक और चीज इसके बारे में जान ले, जो इसकी स्थापना हुई थी वो हेनरी डुनांट और गुस्ताव मोइनियर के वजह, मोइनियर जो है इन्होंने इसकी स्थापना की थी। फिर से सुन लीजिए नाम, डुनांट, ठीक है, उसके बाद गुस्ताव मोइनियर। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1863 ईस्वी में रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी 1863 में। कहाँ पर? तो ये स्विट्जरलैंड में स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन थे? ठीक है, ऑप्शन 1 तिलक, ऑप्शन 2 बंकिम चंद्र, ऑप्शन 3 शरद चंद्र और ऑप्शन 4 टैगोर। तो आनंद मठ किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में ये लिखी गई थी। क्या? आनंद मठ। कब प्रकाशित की गई थी? 1882 में। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। द ऑडेसिटी ऑफ होप, ठीक है, ये बुक किसने लिखी? ऑप्शन 1 G.W. बुश, ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन बुश, ऑप्शन 2 मनमोहन सिंह, ऑप्शन 3 ओबामा और ऑप्शन 4 बिल क्लिंटन। तो ये बुक किसने लिखी थी? तो ये बुक लिखने वाले थे जो आप हैं ओबामा ने लिखी थी, द ऑडेसिटी ऑफ होप। इसे सबसे पहले कब प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था 2006 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 43। समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ है। ठीक है, एडी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 है जीसस की मृत्यु पश्चात, ऑप्शन 2 है एनो डोमिनी, ऑप्शन 3 है एज डार्क, ऑप्शन 4 है आफ्टर डोरियंस। तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा? जो एडी है उसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 5 फरवरी, ऑप्शन 2 14 फरवरी, ऑप्शन 3 30 जनवरी और ऑप्शन 4 30 जून। ठीक है, तो जो आपका शहीदी दिवस है ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। इसके बारे में और जान ले कि भारत में 30 जनवरी का दिन शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या की स्मृति दिलाता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी 1948 को। किसके वजह से? क्योंकि नाथूराम गोडसे ने मोहनदास करमचंद यानी महात्मा गांधी जी के हत्या कर दी थी, इस वजह से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अपने मोबाइल फोन तक पहुंच नहीं हो पाने यानी कि एक्सेस खोने का डर कहलाता है। अपने मोबाइल फोन तक पहुंच नहीं हो पाने का डर क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 नोमोफोबिया, ऑप्शन 2 मोनोफोबिया, ऑप्शन 3 सीनोफोबिया और ऑप्शन 4 यूफोबिया। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, आप मोबाइल फोन तक कांटेक्ट नहीं हो पा रहे, उससे बाहर हो गए, तो इसे कैसा फोबिया बोला जाता है? तो इसको बोलते हैं नो मोबाइल फोन फोबिया, यानी कि इसका आंसर होगा नोमोफोबिया, नो मोबाइल फोन फोबिया। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था, क्या था सत्यजीत रे का प्रथम चलचित्र? ऑप्शन 1 अपराजितो, ऑप्शन 2 जलसाघर, ऑप्शन 3 चारुलता और ऑप्शन 4 पाथेर पंचाली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पाथेर पंचाली। कौन से साल में ये चीज निर्देशित की गई थी? तो ये होगा आपका उत्तर 1955 में। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। एक और चीज ध्यान रखना है कि ये जो फिल्म है पाथेर पंचाली, इस फिल्म ने 1955 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड जीता था। साथ ही जो 1956 में कान फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट अवार्ड भी जीता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का
सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन 1 दिल्ली, ऑप्शन 2 मुंबई, ऑप्शन 3 कोलकाता और ऑप्शन 4 बिहार। आखिर किस जगह पर है सबसे बड़ा संग्रहालय? तो इसका उत्तर होगा कोलकाता। ठीक है, इसके बाद इसके बारे में और भी जान लेते हैं। जो इंडियन म्यूजियम है, ठीक है, वो भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन संग्रहालय है। ठीक है, इसे कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1814। किसने? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा 1814 में स्थापित किया गया था। किस जगह पर? तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। अगले प्रश्न की ओर, पंचतंत्र किसने लिखा था? ऑप्शन 1 है विष्णु शर्मा, ऑप्शन 2 ईश्वर कृष्णा, ऑप्शन 3 विशाख दत्त और ऑप्शन 4 वराह मिहिर। ठीक है, तो जो पंचतंत्र है उसकी रचना करने का श्रेय जाता है विष्णु शर्मा को। ठीक है, तो विष्णु शर्मा ने ही पंचतंत्र को लिखा था। चलिए अब 49वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन अपने आयुर्वेद ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? आयुर्वेद ज्ञान के लिए कौन थे प्रसिद्ध? ऑप्शन 1 आर्यभट्ट, ऑप्शन 2 ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन 3 धन्वंतरी और ऑप्शन 4 भास्कर। ठीक है, तो याद रखेंगे हिंदू धर्म में आयुर्वेद के ज्ञान के लिए जो सबसे प्रसिद्ध था वो था धन्वंतरी। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ था? तो आईपीएल क्रिकेट का जो आरंभ था वो किस साल हुआ था? ऑप्शन 1 2000, ऑप्शन 2 2005, ऑप्शन 3 2008 और ऑप्शन 4 2010। तो जो आईपीएल है उसकी शुरुआत कब हुई थी? उसकी शुरुआत हुई थी 2008 में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 50 क्वेश्चन कर लिए सामान्य अध्ययन के। ठीक है, इसके बाद जो प्रश्न है हमारे पास वो प्रश्न है सामान्य विज्ञान और गणित से रिलेटेड। उससे अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक जो 50 क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छे से समझ भी आ गए होंगे, आपका रिवीजन भी हो गया होगा। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी अगर आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।